हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रहते कहाँ पर हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और हमारे बीच का रिलेशन कैसा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लीव। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल सेल एंड मल्टीपल सेल। जब हम बात करेंगे सिंगल सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे बैक्टीरिया, कुछ अलगे, प्रोटोजोआ, और या फिर मल्टी सेलुलर की जब हम बात करते हैं, मल्टी सेलुलर में भी कुछ अलगेज आ जाते हैं, कुछ फंगस आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट मतलब आप अगर आसपास देखोगे, आप आसपास जो भी चीज़ें देखते हो वो एनवायरनमेंट है बेसिकली। आप घर के बाहर निकलो, अपनी नज़र घुमाओ चारों तरफ, वो आपका एनवायरनमेंट है। आपको पानी दिखता है, आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, आपको हवाई फील होती है। हवाई डेफिनेटली दिखती नहीं, लेकिन हवा फील कर सकते हो। ज़मीन दिखता है, मिट्टी दिखता है, हर एक चीज़ आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, इंसान आपको दिख रहे, जानवर दिख रहे, सारे मैं कह सकता हूँ एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट जो है वो अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। एनवायरनमेंट में अलग अलग टाइम पर अलग अलग टेम्परेचर भी देखा जा सकता है। अगर आप समझ लीजिए किसी पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जैसे आसाम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, तो उस एरिया में आप देखोगे आपको काफ़ी ठंडा फीलिंग आता है। लेकिन आप जैसे राजस्थान जैसे एरिया में रहते हो तो आपको बहुत गर्म फीलिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से मौसम भी देखेंगे अलग अलग साल में होते हैं, उसके अनुसार आप उस मौसम में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट फील करते हो। ग्लोबल लेवल पर देखोगे, दुनिया भर में देखोगे तो आपको कुछ ऐसी जगह ही मिलेगी जहाँ पर बहुत ठंडी है। हमारे ही कंट्री में, इंडिया में, आप अगर कश्मीर को देखते हो तो कश्मीर एक ठंडा स्टेट माना जाता है, पूरा बर्फीला स्टेट है वो डेफिनेटली। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हर एक जगह पर अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं। अब देखो यहाँ पर कहा गया है दे लीव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये बहुत ही ठंडी जगह पर भी रह सकते हैं, बहुत ही गर्म जगह पर भी रह सकते हैं, इवन डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, और मार्शी लैंड का मतलब होता है जहाँ पर मिट्टी गिल्ला होता है ना, कीचड़ कह सकते हैं हम लोग, तो कीचड़ में भी ये ज़िंदा रहता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो यहाँ पर देखो, ये पूरे पैराग्राफ से हमको क्या समझ में आया, ज़रा इसको वापस एक बार रिवाइज करते हैं। हमको ये समझ में आया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल है और मल्टीपल सेल है, वो एनवायरनमेंट में अलग अलग जगह पर रहते हैं और अलग अलग कंडीशन में वो सर्वाइव करते हैं। सर्वाइवल मतलब वो ठंडी जगह पर भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, वो गर्म जगह पर भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, वो मार्शी लैंड मतलब कीचड़ जगह भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और एनिमल के बॉडी में भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो किसी के बॉडी में भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट वो एनवायरनमेंट में भी आराम से रह सकते हैं। ये खासियत है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे बीच में कैसा रिलेशन है, कैसे हम एक दूसरे के साथ डील करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट हमारे लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, आप बहुत बार सुनते हो कि यार सर बैक्टीरियाज बहुत ख़राब होते हैं, बैक्टीरियाज को वाइप आउट कर देने चाहिए। वायरसेस डेफिनेटली ख़राब होते हैं, वायरसेस अच्छे नहीं होते हैं, बट देर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देर आर सिंगल सेल और मल्टीपल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे ह्यूमन लाइफ को बहुत ही आसान बनाती है। चलो समझते हैं उनके बारे में। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट ऑल, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए ख़तरनाक भी होते हैं। ख़तरनाक इस हद तक होते हैं कि वो हमको बीमार कर सकते हैं, हमको बीमारी फैला सकते हैं। चलो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखो, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया है। अब ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब दोस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कोई आपका दोस्त, ऐसा छोटा छोटा कोई आपका दोस्त रहेगा, उसको बोलने का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इधर आ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, देखो,
माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का सबसे मेन काम जो हमारे लाइफ में है वो हमको बहुत सारे ऐसे खाना बनाने में मदद करता है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पर, जैसे कर्ड दैट इज़ दही, ब्रेड जो आप चाय के साथ खाते हो, केक जो आप बर्थडे पार्टीज एंड ऑल में काटते हो बहुत ही खुशी से। तो ये सब में क्या होता है, बैक्टीरिया दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसके अंदर वो शेप आ सके, वो टेक्सचर आ सके। ब्रेड के अंदर जो बीच में आप छेद देखते हो ना, फ्लफीनेस होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। केक के अंदर जो आप फ्लफीनेस देखते हो दैट इज़ बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। और कर्ड दूध दही कैसे बनता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो अपने पेरेंट्स से आप पूछिए कि मम्मी या पापा दही कैसे बनाया जाता है, तो आपको बताएंगे कि दूध को गर्म करके पहले इसको थोड़ा ठंडा कर लिया जाता है और उसके अंदर थोड़ा दही डालते हैं बाहर से। वो दही को रात भर के लिए या फिर पूरे दिन के लिए छोड़ दिया जाता है और एक दिन में वो पूरा जो दही है, वो जो थोड़ा दही आपने डाला हुआ है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो क्या करता है, बाकी पूरे दूध को भी दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, मतलब ये हमारे बॉडी में अगर जाएंगे ना तो हमको हमको ख़तरनाक नहीं होंगे, हमारे लिए ख़तरनाक नहीं होंगे। माइक्रोऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल अल्कोहल दैट इज़ अल्कोहल मतलब दारू हो गया, यहाँ पर अल्कोहल जो बनाया जाता है उसको बनाने के लिए यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अल्कोहल, यस माय डियर स्टूडेंट। होता क्या है, कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे ग्रेप्स हो गया, तो ग्रेप्स को क्या करते हैं, सड़ाते हैं। सड़ाने के लिए वो लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर डालते हैं, वो सड़ता है और बहुत टाइम के बाद, सड़ने के बाद उसके अंदर एक अलग ही टाइप का फ्लेवर आ जाता है, उसको अल्कोहल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो सिर्फ इतना ही नहीं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट दैट इज़ वेजिटेबल पील्स, remains of animals, faces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria। इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो देखो जैसे आप घर पर सब्जी काटते हो तो उसके जो छिलके बच गए होते हैं या फिर कोई फ्रूट्स आप खाते हो उसके छिलके जो होते हैं उसको आप क्या करते हो, फेंक देते हो। जैसे गांव में आप देखोगे कचरे में डाल देते, डेफिनेटली गांव में देखते हो ऐसा फेंक देते, खेत में फेंक देते हैं। तो खेत में फेंकने के बाद क्या होता है, वो जो फ्रूट्स के जो ऊपर के वेजिटेबल के जो पील्स है या फिर वो फ्रूट्स के जो पील्स है या फिर जो जानवर होता है, जानवर मर जाता है उसको लोग गाँव में आप कभी अगर सुने रहोगे, देखो रहोगे, नहीं देखा रहोगे तो समझो ज़रा इस चीज़ को, उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। या फिर बहुत लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं जो खा लेते हैं जानवर को, या फिर दूसरे जानवर एक जानवर को खा के उसको वैसे के वैसे ही छोड़ देता है। तो इस तरीके फीसिस होते हैं, इसको क्या करते हैं यहाँ पर, अगर किसी जगह पर अगर मिट्टी में इसको छोड़ दिया गया तो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उन छिलकों को, जानवरों को, फेसिस को क्या करते हैं, वो सड़ाने लगते हैं और सड़ा के बेसिकली करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े करने लगते हैं और मिट्टी में उसको मिला देते हैं। और इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट क्या होने लगता है, क्लीन होने लगता है। ओके, तो जो हार्मफुल सब्सटेंस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हार्मलेस सब्सटेंस में। और मिट्टी में जब वो मिल जाता है तो एक तरीके का खाद के जैसा भी काम करता है, मैन्योर के जैसा काम करता है। सी, रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। तो बैक्टीरिया दवाइयों बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है। तो एग्जामिनेशन में आपको पूछ लिया कि बैक्टीरियाज़ को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कह सकते हो बैक्टीरियाज़ का इस्तेमाल एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप बोल सकती हो कि बैक्टीरियाज़ का इस्तेमाल मेडिसिन्स में भी किया जाता है। आप कह सकती हो कि बैक्टीरियाज़ का इस्तेमाल एग्रीकल्चर दैट इज़ खेती बाड़ी में भी किया जाता है। खेती में देखो कैसे करते हैं, लिखा है यहाँ पर, इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन्स। देखो सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन्स, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है। देखो जैसे आपको पूछ लिया कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में कैसे है, हाउ बैक्टीरिया इज़ हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर, तो आप ये पूरा पॉइंट लिख सकते हो। आप लिख सकते हो इन एग्रीकल्चर दे का मतलब क्या, बैक्टीरिया, दे का मतलब बैक्टीरिया दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन एग्रीकल्चर बैक्टीरिया आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है 78% की क्वांटिटी में,
अब वो 78% क्वांटिटी में नाइट्रोजन डेफिनेटली अवेलेबल है, लेकिन उसको डायरेक्टली कोई यूज़ नहीं कर सकता, डायरेक्टली को यूज़ नहीं कर सकता। तो वहाँ पर ये बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, सॉइल में मिक्स करवाते हैं ताकि प्लांट नाइट्रोजन को यूज़ कर सकें। अब देखो दही और ब्रेड कैसे बनता है, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ पे हम लोगों ने देख लिया था कि दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करता है। अब हमारे पास पूरा पूरा पैराग्राफ है इस चीज़ को स्टडी करने के लिए। देखो यहाँ पर बोला है करके कि तुमने क्लास 7th में पढ़ा था दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। सर पढ़ा था लेकिन भूल गए दिस इज़ वेरी नॉर्मल, कोई बात नहीं, नहीं भूल गए तो भूल गए। तो मैं आपको बताता हूँ ना इस बात को। तो दूध को यूज़ किया जाता है दही में कन्वर्ट करने के लिए, किसके हेल्प से, बैक्टीरिया के हेल्प से। देखो यहाँ पर एक लड़की है, कुछ सोच रही है। वो क्या सोच रही है, सोच रही है करके कि मैंने अपनी माँ को देखा, उसने क्या किया, थोड़ा सा दही हल्के गर्म दूध में डाल दिया, और जब मैंने अगले दिन देखा तो मुझे पता चला कि हुआ क्या। तो क्या हुआ, देखो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, इसमें कोई इतना चौंकने वाली बात नहीं है, लड़की जितना चौंकी हुई है। करते क्या है, ये देखो ये पतीला हो गया जिसमें दूध है। अब दूध को गर्म कर दिया थोड़ा सा, तो अब थोड़ा हल्का हल्का गर्म है, धुआं निकल रहा है इसमें आप क्या डाल दोगे, थोड़ा सा कर्ड डाल दोगे, दही डाल दोगे, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये है बच्चों आपका मिल्क, ये है मिल्क। तो मिल्क और कर्ड को आपने क्या किया, मिक्स कर दिया, और इसको आपने 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है, 24 घंटे के लिए छोड़ दो। 24 आवर्स के लिए आप जब छोड़ दोगे तो आप क्या देखोगे, उस बड़े से पतीले में जहाँ पर दूध था, अब सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर दही आ गया है। विश्वास नहीं हो तो घर पे करके देख लेना, और क्या मज़ा आ जाएगा, मतलब घर पे एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा आपका। एक दिन बोलना मम्मी आज अपने को दही बनाने का, मेरे को देखने का दही कैसे बनता है, तो अब समझ में भी आ जाएगा आपको कि दही कैसे बनता है घर पे ही। तो देखो होता क्या है, कौन सा बैक्टीरिया होता है जो ये काम करता है, चलो इसको ज़रा पढ़ते हैं। कर्ड कंटेन्स several microorganisms of these. The bacterium lactobacillus promotes the formation of curd. So कौन सा बैक्टीरिया, आपको एग्जामिनेशन में पूछेंगे कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है दही बनाने के लिए, तो स्टूडेंट ये वाला टिक मार्क कर लो, ये वाला जो बैक्टीरिया का नाम है इसको टिक मार्क कर लो, और ये स्पेलिंग आपको याद रहना चाहिए, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है इसका, LACTO, लैक्टो, BACI बेसी, LLUS लस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो करता क्या है ये बैक्टीरिया, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। तो लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता है, मतलब अपने ही जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया को पैदा करता है उस दूध के अंदर, और जैसे जैसे लैक्टोबैसिलस की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, दूध जो है वो दही में कन्वर्ट होने लगता है। अगर आप उस दही को थोड़ा सा ऐसा लेकर माइक्रोस्कोप के अंडर में देखोगे ना, तो आपको छोटे लाखों की क्वांटिटी में, हज़ारों की क्वांटिटी में आपको बैक्टीरिया रेंगते हुए दिखाई देंगे। उस दिन से आप दही खाना छोड़ दोगे बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज़। तो चीज़ जो हम लोग खाते हैं, पिकल्स, अचार, एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। तो बहुत सारा ऐसा खाना है जिसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल स्टूडेंट किया जाता है। ये देखो, एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा इडली एंड भटूरा इज कर्ड। तो रवा इडली जो बनाते हैं, भटूरा, छोले भटूरे आपने खाया रहेंगे, तो भटूरा उसमें जो बड़ा सा बनता है पूरी ऐसा, इन दोनों में दही डाला जाता है। और दही के अंदर क्या होता है, तो बैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है सर। तो वही बैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो है वो इडली को जो है फ्लफ़ी बनाता है, जो कर्ड है, जो भटूरा बनता है उसको देखो कहते हैं सॉफ्ट बनाता है। सो कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया इन ईस्ट। अब देखो ईस्ट जो है, ईस्ट एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है जो ब्रेड में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपको ईस्ट के बारे में जानना है तो आप सर्च कर दो गूगल पे, खाली ईस्ट लिख दो, आपको मालूम पड़ जाएगा ईस्ट क्या बैक्टीरिया कैसा दिखता है,
येलो कलर का होता है, बेकरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं इसको। सो यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब सड़ाना, ठीक है, फर्मेंट करना मतलब सड़ा देना उसको, ऑफ राइस इडली एंड डोसा बैटर। तो ईस्ट जैसे जो इडली बनता है, ठीक है, तो इडली का पहले आटा तैयार करना, आटा नहीं बोलेंगे, उसको घोल तैयार करना पड़ता है। तो करते क्या है, उसका मिक्सचर जो तैयार करते हैं इडली का, उसको एक रात पहले तैयार कर लेते हैं। एक रात पहले तैयार करके उसको रात भर के लिए छोड़ देते हैं। रात भर छोड़ने का कारण यही होता है कि वो जो इडली का तैयार किया हुआ जो सामग्री है वो थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए। क्या हो जाए? फर्मेंट हो जाए, थोड़ा सड़ जाए, उसके अंदर थोड़ी खट्टी खट्टी स्मेल आने लगती है। तो जब इडली को बनाएंगे तो वो फ्लफ़ी होगा, उसी बैक्टीरिया के कारण जिसने उसको फ्लफ़ी बनाने में हेल्प की है। तो आई होप यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आप लोग को। अब देखो थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है हमको, एक एक्टिविटी दिया है, बोला है कि टेक ½ kg फ्लावर, आधा किलो आटा ले लो या मैदा ले लो, उसमें थोड़ा सा शुगर डाल दो और थोड़ा मिल्क डाल दो। घर पे कर सकते हो ये, अभी जैसे भी छुट्टी है तो थोड़ा सा कर लो, आधा किलो नहीं थोड़ा कम लो, विथ वार्म वाटर, ठीक है, और उसको वार्म वाटर मतलब हल्के गर्म पानी से उसको मिक्स करो। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर। अब ये ईस्ट पाउडर सर कहाँ से मिलेगा? तो डेफिनेटली शॉप से मिलेगा, दुकानों पे मिलेगा। एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डफ। तो आटे को क्या करते हैं? गूंदना शुरू करते हैं ना, मिक्स करना शुरू करते हैं। तो देखो आटा पहले इस तरीके से था, अब ये कन्वर्ट हो गया ऐसे कुछ डफ में, अच्छा खासा वो एकदम नरम नरम डफ तैयार हो जाएगा। अब क्या बोला आपको? ये जो है yeast reproduce rapidly and produces carbon dioxide, and during respiration bubbles of the gas fill the duff and increase its volume। तो बोला है करके कि जैसे आप उसको आटे को, जिसको आपने अभी जस्ट ईस्ट डाल के गूंदा हुआ है या मैदे को, उसको आप अगर छोड़ दोगे तो ये धीरे 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 ना ये ऐसे बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ऐसा हो गया ये? इसका होने का कारण यही है, ईस्ट जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ईस्ट क्या रिलीज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरना शुरू करेगा, जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरना शुरू करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? उसको फ्लफ़ी बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्लफ़ी बनाएगा, फूगा फूगा बना देगा। सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। तो इस तरीके से बेकिंग इंडस्ट्री मतलब क्या? जो जहाँ पर बिस्किट्स बनाए जाते हैं या ब्रेड बनाया जाता है, जहाँ पर टोस्ट बटर्स बनाए जाते हैं, वो उस इंडस्ट्री में ईस्ट का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। अब देखो कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। सो कमर्शियल यूज़ मतलब क्या आ जाएगा? कमर्शियल यूज़ मतलब क्या हो गया कि पैसे के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर दी लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अल्कोहल दैट इज़ दारू, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। सो अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड दैट इज़ विनेगर। विनेगर आप देखोगे चाइनीज़ के शॉप में आप जाओगे, जब आप चाइनीज़ मांगोगे उसको तो वो लोग उसके अंदर विनेगर डालते हैं। विनेगर थोड़ा खट्टापन लाता है, इवन अचार में भी विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब में अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, एसिटिक एसिड दैट इज़ विनेगर बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ईस्ट कैसा हो गया? बिजनेस पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गया ना, क्योंकि लोग इससे पैसा कमाते हैं इन सब चीज़ों से। तो ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो यहाँ पर कहा गया है कि ईस्ट नाम का जो बैक्टीरिया है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन का मतलब हो गया कि बिजनेस, कमाने के लिए, कमाने पर्पसेस के लिए अल्कोहल, दारू बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं ताकि उसको मार्केट में बेच सके। वाइन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ताकि उसको मार्केट में बेच सके और उनसे ढेरों पैसे बनाए जा सके। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बैरली, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस एक्सेट्रा। तो इसी कारण क्या करते हैं, ईस्ट नाम का जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया बच्चों? ईस्ट नाम का जो बैक्टीरिया यहाँ पर दिया गया है उसको क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, उसको पैदा करने की कोशिश करते हैं
नेचुरली शुगर के ऊपर। अब देखो प्रेजेंट इन ग्रेन्स, तो शुगर का मतलब क्या है? चीनी, हमारे लिए चीनी है वो डेफिनेटली। तो आप कोई भी चीज़ खाते हो उसके अंदर आपको अगर स्वीटनेस फील होता है उसका मतलब उसके अंदर शुगर है। तो ये चीज़ क्या क्या है? जैसे ग्रेन्स हो गया, बार्ली हो गया, वीट हो गया, वीट मतलब आटा हो गया, राइस हो गया, या क्रश्ड फ्रूट जूसेस, इन सब के अंदर क्या होता है? शुगर होता है। और वही शुगर जो है उसको क्या करता है? सड़ाने का काम करता है। इन्हीं सब चीज़ों से अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, दारू का प्रोडक्शन होता है। ओके सी, अब ये प्रोडक्शन आप, मैंने कहूँगा घर पे आप करो, बट देर इज़ गिवन सो यू कैन रीड दिस आउट। क्या कहा है? टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ शुगर, dissolve 2 to 3 teaspoons of sugar in it, add half a spoon of yeast powder to the sugar solution, keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution, can you get a smell? तो आप इस तरीके से अगर परफॉर्म करोगे तो आपको डेफिनेटली एक खट्टी स्मेल आएगी और इससे मालूम पड़ जाएगा कि फर्मेंटेशन हो गया है। तो ये जो स्मेल आ रही है आपको, ये जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में एक बार और रीड करता हूँ, अगर आप फटाफट पे समझ नहीं पाए तो एक्सपेरिमेंट एक और बार रीड करता हूँ मैं। एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि आधा लीटर पानी लीजिए एक बीकर में क्या कीजिए? आधा लीटर पानी लीजिए। टेक ए 500 ml, नहीं सॉरी, एक बीकर ऐसा लीजिए जिसमें आधा लीटर पानी आ सके। अब उस बीकर को 3/4 भर दीजिए। 3/4 मतलब क्या? समझ लीजिए ऐसा बीकर है तो आपने इतना भर देना है, उसको ऊपर थोड़ा खाली रखना है। अब डिज़ोल्व 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट। अब 2 से 3 चम्मच इसके अंदर चीनी डाल दीजिए। ठीक है, 2 से 3 चम्मच आपने चीनी डाल दिया। अब आगे क्या दिया है? 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दिया। तो देखो वापस लेता हूँ मैं। एक बीकर है जिसके अंदर पानी है, फिर आपने क्या किया? 2 से 3 चम्मच आपने शुगर डाल दिया। 2 से 3 चम्मच, यहाँ 2-3 शुगर का दाना नहीं। अब क्या करो? एक स्पून, 1 चम्मच भर के ईस्ट पाउडर डाल दो उस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब एक स्पून ईस्ट डालना आपको, 1 स्पून ईस्ट डालना आपको। डाल दिया। अब इसको क्या करो? कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस। उसको बंद कर दो, ढक दो इसको, किसी ढक्कन से इसको ढक दो, और ढक के किसी रूम टेम्परेचर मतलब घर के किसी कोने में ऐसे ही रख दो उसको। 4-5 घंटे के लिए एटलीस्ट छोड़ दो। सुबह का आप शाम में भी देखो, मतलब अगर 5 घंटे के जगह पे 6 घंटा हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो ख़राब हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा आवर्स के लिए चलेगा वो। अब 5-6 घंटे के बाद जब उसको आप खोलोगे, ढक्कन को आप हटाओ, उसको स्मेल करो। आप जब स्मेल करोगे तो आपको एक स्मेल आएगी। आप जब उसको स्मेल करने की, सूंघने की कोशिश करोगे तो आपको एक गंदी सी स्मेल आएगी, और वो गंदी सी स्मेल कुछ और नहीं है, वो अल्कोहल की स्मेल है। तो आप उसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अल्कोहल कैसा बास मारता होगा। सो दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। तो यहाँ पर शुगर किस में कन्वर्ट हो गया है स्टूडेंट्स? अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन इसी को कहते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब जैसे मैंने कहा था सड़ाना, और ये एक प्रोसेस है, आपको याद रहना चाहिए। तो एग्जामिनेशन में अगर आगे आकर के कि फर्मेंटेशन लिखो तो आप क्या लिखोगे? 20 के जगह पे आप 2 लिख दो, 2 से आप टिक मार्क ले लो, तो आप लिखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो फर्मेंटेशन का अपने नोटबुक में। फर्मेंटेशन लिख दो, डेफिनेशन लिखो, और लिखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ऐसे ही देखो मेडिसिनल यूजेस भी है, मतलब दवाइयों में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है इसको। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। क्या इस्तेमाल है वो? whenever you fall in the doctor whenever you fall ill मतलब बीमार, तो डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज पेंसिलिन। तो जब भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर क्या करता है? आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देता है, टैबलेट्स देता है। हो सकता है अगर आप ज़्यादा बीमार हो तो आपको इंजेक्शन भी देना पड़ सकता है डॉक्टर को। ठीक है, तो ये जो आपको डॉक्टर्स ने दिया है, इसमें एक बैक्टीरिया है पेनिसिलिन नाम का। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो होता क्या है, ये जो बीमारी हमारे शरीर में हुई है ये किसी न किसी बैक्टीरिया की वजह से हुई है, किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हुई है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत छोटा है, तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए हम दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, है ना। लोहे को लोहा काटता है, वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो मेडिसिन हम खाते हैं, तो हमारे बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको बीमार करने की कोशिश कर रहा है, हमारा खाया हुआ मेडिसिन उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ख़त्म करता है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ओके, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो आपको एग्जामिनेशन में पूछ लेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, वापस से एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो आपके क्या करना है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक टिक करना है, दीज को कट करना है और लिखना है द THE द। तो ऐसे ही आप कट कर दो। द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन यहाँ पर आ गया आपको। ये आपको पता रहना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स वही होते हैं जो हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। These days the number of antibiotics are being produced from bacteria and fungus। तो आज के टाइम पर ऐसा है करके बहुत सारे ढेरों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके ढेरों एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्योंकि बीमारी हर वक्त नई नई निकल रही है। अभी तो देखो कोरोना ऐसा निकला हुआ है, इसका एंटीबायोटिक रेडी नहीं हो रहा है, वैक्सीन रेडी नहीं हो रहा है। भगवान करे बहुत जल्दी तैयार हो जाए ताकि इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले हम सबको। These days ओके, सो प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। कौन कौन से है वो देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एराइथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ दी। ये कुछ बैक्टीरियाज है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो ऊपर जो नाम अभी जस्ट मैंने बताया वो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो फंगस एंड बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज। तो ये जो एंटीबायोटिक तैयार किया जा रहा है ये बहुत ही स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके बनाया जाता है ताकि वो डिफरेंट बीमारियों को, अलग अलग तरीके की बीमारियों को ख़त्म कर सकें। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शंस इन एनिमल्स। और इवन जानवरों में भी इसका इस्तेमाल करके देखा जा सकता है करके कि उनके शरीर की बीमारियों को ख़त्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सो दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेस। तो इसी तरीके से यही एंटीबायोटिक्स बहुत सारे प्लांट डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, हमारे खाने पीने के इंडस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंस है उसका, अल्कोहल वाइन के फॉर्मेशन में कितना इंपॉर्टेंस है उसका, एंड मेडिसिन के फॉर्मेशन में कितना इंपॉर्टेंस है उसका। इन सब का नोट्स प्रॉपरली बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।